पोलैंड का वर्क परमिट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसकी रेशो क्या है और प्रोसेस टाइम क्या है और कब तक मिलेगा। और हाँ, अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलने का चांसेस ज़्यादा है, या अगर किसी एजेंसी या किसी एजेंट से करवाते हैं तो क्या उनसे मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीज़ा कंसल्ट। अच्छा, बात करेंगे पोलैंड के वर्क परमिट का। पहले आपको बता दिया जाए कि प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे स्टार्ट करता है। और कुछ लोगों ने ऐसे ही वीडियो बना के लगाई हैं कि अपनी सीवी बनाएं, कवरिंग लेटर बनाएं और कंपनीज़ की सर्च करें, देन आप अप्लाई करें तो आपको वर्क परमिट इशू हो जाएगा। देन अपना वीज़ा अप्लाई करें और फ्लाई कर जाएँ। उन्होंने इस प्रोसेस को इतना शॉर्ट कर दिया, बट इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है जो कई सदियों से चलती आ रही है। एजेंसी जो वर्क परमिट अप्लाई कर रही हैं, कंपनीज़ वर्क परमिट अप्लाई करा रही हैं और फ़ॉरेन एजेंसीज़ हैं, फ़ॉरेन कंपनीज़ है। अच्छा, इसका जो प्रोसेस है, जब आप अप्लाई करते हैं वर्क परमिट के लिए तो तब आपकी जब फ़ाइल जब इमिग्रेशन के पास जाती है तो इमिग्रेशन में जब जाती है देन उस आपकी फ़ाइल की जो निगरानी है, जो उसकी जो अपील करता है, जो उसकी अपील करता है गवर्नमेंट के पास, तो वो एक पीछे एक वकील होता है। तो आप सोच लिए जहाँ पे भी वकील का काम होता है वहाँ वकील अपने सर्विस चार्जेस चार्ज करता है, देन आपसे पेमेंट लेता है, फ़ी लेता है। तो अब ये एक बात क्लियर हो गई है कि आप खुद वीज़ा या वर्क परमिट किसी कंट्री का नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि जब आप खुद अप्लाई करते हैं तो आपको रिप्लाई के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके पीछे वकील की एफ़र्ट होती है और किसी एजेंसी की एफ़र्ट होती है, देन आपको वीज़ा मिलने के चांसेस होते हैं, देन आपको वर्क परमिट मिल जाता है। अच्छा, ये थी वर्क परमिट अप्लाई करने की। अब ये बात क्लियर होगी कि आप खुद नहीं अप्लाई कर सकते, किसी कंपनी से अप्लाई करवा सकते, किसी एजेंसी से अप्लाई करवा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है, वर्क परमिट जब इशू होता है तो उसकी इशुएंस क्या है और क्या प्रोसीजर है। जब आप अपने इनिशियल डिपॉजिट करवा देते हैं उस एजेंसी को, उस कंपनी को, उस वकील को, देन आपका जो वर्क परमिट है वो इशू हो जाता है। और इशू होकर उसके 3 जो कॉपीज़ हैं वो निकलती हैं। हार्ड कॉपीज़ 3 निकलती हैं, सॉफ्टली वो उनके डेटाबेस में एंटर रहती हैं और डेटाबेस में रहती हैं, और वो आप कहीं पे भी जाके उसको डेटाबेस से एक्सेस कर सकते हैं शेंजन एरिया में। अच्छा, 3 कॉपीज़ होती है, उनमें से एक कॉपी जो होती है वो आपकी जाती है एम्बेसीज़ के पास, जो आपके कंट्री का एम्बेसी होता है जहाँ से आपने वीज़ा फाइल करना था, उसकी एम्बेसी के पास एक कॉपी जाती है हार्ड कॉपी, और दूसरी कॉपी जाती है आपके एम्प्लॉयर के पास, जो आपका एम्प्लॉयर उस कंट्री में जिसने आपको अपनी कंपनी में जॉब दिया, वर्क परमिट दिया, उसके पास एक कॉपी जाती है एज अ प्रूफ के लिए। और तीसरी हार्ड कॉपी आपके पास आती है किसी कोरियर सर्विस के जरिए, DHL होगा, TCS होगा, FedEx होगा, आपके घर में आ जाती है, आपके एड्रेस पे। जब वो आ जाती है देन आप वीज़ा फाइल करते हैं। देन आप जब वीज़ा फाइल करते हैं तो वीज़ा के लिए आप एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपना वीज़ा जमा करवाते हैं। तो अब यहाँ पे एक और सिनेरियो आ जाता है, कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि अपना वीज़ा इशू करते हैं वर्क परमिट के लिए, और जो कुछ कंट्रीज़ हैं जो अपना जब D कैटेगरी का शेंजन एरिया में वीज़ा अप्लाई करें तो वो अपने TRC देते हैं, एक ID कार्ड जैसी चीज़ देते हैं। वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर आपका वीज़ा 6 माह से ज़्यादा है तो आपको वो TRC दी जाती है एज अ वीज़ा के तौर पे, आपको वीज़ा स्टैंप नहीं किया जाता। ये स्वीडन एंड पोलैंड पहले करते थे। अब ये इन दोनों कंट्रीज़ ने स्वीडन ने अब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, वो अभी वीज़ा इशू कर रहा है, बट पोलैंड अभी भी यही कर रहा है कि जिनको उसने लॉन्ग कैटेगरी का वीज़ा देना होता है तो उससे वो TRC दे देता है D कैटेगरी में, और वर्क परमिट भी D कैटेगरी में ही आता है। तो अब बात यहाँ पे ये आ जाती है, उनके इमिग्रेशन के लॉ में और उनके इमिग्रेशन के रूल में जब वीज़ा इशू करता है तो ये चीज़ इंप्लीमेंट की जाती है। जो TRC देते हैं तो TRC में ये चीज़ क्लियर की जाती है कि उन कंट्री की पासपोर्ट रेशो देखो जिनको आप वर्क परमिट के लिए TRC या वीज़ा इशू कर रहे हैं। वीज़ा इशू करने के लिए वो इतना लास्ट स्ट्रिक्ट नहीं है। जब आप TRC के लिए TRC जो कंट्री आपको इशू करता है वर्क परमिट के लिए, उनका लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, वो पासपोर्ट रैंकिंग देखता है, देन आपको वीज़ा इशू करता है। तो अब देखें, बात यहाँ पे ये आती है कि पोलैंड का वर्क परमिट मिल जाता है, पाकिस्तानी को उनकी जो TRC है वो लेनी बहुत मुश्किल है। 95% जो है उसकी रिफ्यूज़ल केस होती है वर्क परमिट की, और 5% सक्सेस रेशो होती है पाकिस्तानीज़ के लिए। एंड इंडियंस के लिए 90% सक्सेस रेशो होती है, और जो 10% वो रिजेक्शन होती है। अब बात यहाँ पे मैं ये नहीं कर रहा कि आपको वर्क परमिट नहीं मिल रहा, वर्क परमिट 100% मिलता है, बट वीज़ा नहीं मिलता है, जिसकी बेस पे आपने ट्रैवल करना होता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो अब ये वीज़ा इशू की जो प्रॉब्लम है ये हमारी सोल्व हो गई। यहाँ पे क्या हमें अप्लाई करना है, चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब इसकी एक मैं एग्जांपल आपको थोड़ी छोटी सी दे देता हूँ। एग्जांपल ये है कि देखिए, जब आप रोमानिया का करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आपको वीज़ा मिल जाता है, उसकी वीज़ा रेशो सेम अब कंप्लीट एशियन कंट्रीज़ के लिए, वहाँ वो बांग्लादेश, श्रीलंकन, नेपाली, इंडियन, पाकिस्तानी, उनके लिए उनकी जो है वीज़ा जो है इमिग्रेशन सर्विस वो सेम है। अगर एज़ कम्पेयर टू देखा जाए पोलैंड की, तो पोलैंड की जो इमिग्रेशन सर्विस और इमिग्रेशन लॉ है वो डिफरेंट है डिफरेंट कंट्रीज़ की पासपोर्ट रैंकिंग के मुताबिक। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है, आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बात यही करूँगा एट द एंड कंक्लूजन पे कि आपको अगर वीज़ा अप्लाई करना है तो आप उस कंट्री का करें जो आपको स्टिकर वीज़ा देता है, TRC नहीं देता। पाकिस्तान से, इंडिया से करना चाह रहे हैं,
इंडिया के लिए इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि उनकी पासपोर्ट रैंकिंग अच्छी है। इसी तरह बांग्लादेश के लिए भी कोई इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 50-50 के चांसेस होते हैं, और दूसरे कंट्रीज़ के लिए थोड़ा सा इशू होता है। तो कोशिश ये करें, अगर हम वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो आप उस कंट्री का कलर जो TRC नहीं दे रहा, जो आपको वीज़ा स्टिकर कर रहा है। तो ये बात थी और ये एक चीज़ था, तो आपको यही चीज़ बतानी, तो वर्क परमिट 100% मिल जाता है, वीज़ा का इशू होता है जिसकी बेस पे अपना ट्रैवल करना होता है। सो आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। बस बेस्ट ऑफ लक।